नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आज सभी का स्वागत है इंडिया फटाफट 100 में। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल की सुबह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इसमें कोरोना वायरस के खिलाफ आगे की लड़ाई के बारे में चर्चा हो सकती है। कोविड-19 के प्रसार के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी बार बैठक होगी। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का पिछला संवाद 11 अप्रैल को हुआ था, जिसमें अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने 21 दिनों के लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था और लॉकडाउन को 30 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में 20 मार्च को चर्चा की थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री पंचायती राज दिवस के मौके पर देश भर की पंचायतों को संबोधित करेंगे। 24 अप्रैल को देश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। लॉकडाउन के चलते प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर की ग्राम पंचायतों से सीधे रूबरू होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर एकीकृत ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत भी करेंगे और उसे किसानों को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर स्वामित्व योजना का भी शुभारंभ करेंगे। ये योजना ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी, भूमि का सीमांक, नवीनतम सर्वेक्षण विधियों पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन कैमरे के जरिए की जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए किए जा रहे इंतजाम पर अपनी चिंता जाहिर की है और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि जब हम सबको मिलकर वायरस के खिलाफ मिलकर लड़ना चाहिए, उस समय बीजेपी नफरत के वायरस फैला रही है। सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को संबोधित किया। इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने जो भी सुझाव दिए उसका केंद्र सरकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। तो वहीं सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि देश में कोरोना वायरस की जितनी टेस्टिंग की जा रही है वो काफी नहीं है और इनकी संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार रैपिड टेस्ट कराने में भी ज्यादा सफल नहीं हो पाई। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को अच्छी क्वालिटी के पीपीई किट मुहैया कराने में विफल रही है और कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए विपक्ष और कांग्रेस की ओर से जो सुझाव दिए गए थे उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पूर्व मंत्री एनोस एक्का को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 साल की सजा हो चुकी है। कोर्ट ने उन पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने पूर्व मंत्री को गुरुवार को सजा सुनाई। पूर्व मंत्री मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित हैं। कहा आपको बता दें कि पूर्व मंत्री एनोस पर 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। 21 मार्च को अदालत ने एनोस के दोषी करार दिया था। लॉकडाउन के कारण 4 बार सजा के ऐलान की तिथि बढ़ानी पड़ी। ईडी ने अक्टूबर 2019 में एनोस के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज की थी। ईडी ने 56 गवाहों के बयान पर यह मुकदमा दर्ज किया था। एनोस ने अपने पक्ष में 71 गवाहों को पेश किया था। एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का सहित परिवार के 5 सदस्य आय से अधिक संपत्ति मामले में कोटबार जेल में 7 साल की सजा काट रहे हैं। 25 फरवरी 2020 को सीबीआई के विशेष जज के एक मिश्रा की अदालत ने ही सजा सुनाई थी। डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वाले लोगों को 7 साल की जेल होगी। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के खिलाफ मोदी सरकार ने अध्यादेश लेकर आई थी, अब वो लागू हो चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसके साथ ही अध्यादेश लागू होने की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने पर अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही भारी जुर्माना भी उसका सामना करना पड़ सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस हमले के खिलाफ विरोध भी जताया था। इस कड़े कानून को तुरंत अमल में लाने के लिए बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को मंजूरी मिलने के बाद भी कानून अमल में लाया जाया गया और अध्यादेश के जरिए महामारी कानून 1897 में बदलाव करके इसके और भी कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं। प्रस्तावित कानून का सबसे अहम पहलू यह है कि उसमें डॉक्टरों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के चलते मकान मालिकों द्वारा घर छोड़ने जैसी घटना को भी उनका उत्पीड़न
मानते हुए एक तरह की सजा का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कोरोना वायरस संकट काल के दौरान केंद्र सरकार के द्वारा दी गई आर्थिक संकट का विवरण दिया है। इसके तहत मंत्रालय ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अब तक 33 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को आर्थिक मदद मुहैया कराई जा चुकी है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किस्त की पहली किस्त देश के 8 करोड़ किसानों को अब तक 16,146 करोड़ रुपए का विवरण दिया जा चुका है। आपको बता दें कि इसकी पहली किस्त अप्रैल में महीने में गरीब किसानों के खाते में डाली गई थी। पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपए की पहली किस्त किसानों के खाते में जा चुकी है। वित्त मंत्रालय ने सूचना दी है कि कुल मिलाकर अब 1,405 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं और इसका फायदा कुल 2.82 करोड़ बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को मिला है। देश में 20.5 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अब तक 10.25 करोड़ रुपए का विवरण दिया जा चुका है। इसके अलावा सरकार ने नौकरी पेशा वर्ग के लोगों के लिए भी काम किया है, जिसके तहत अप्लाई प्रोविडेंट फंड योजना के तहत 162 करोड़ रुपए तक ट्रांसफर किए जा चुके हैं। इसका फायदा देश के 10.6 लाख नौकरी करने वाले लोगों को मिला है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि कोरोना वायरस के मद्देनजर रमजान के लिए भारत सरकार के निर्देशों का पालन करके सभी का संरक्षण संभव है। सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि अगर हम सरकार के निर्देशों का पालन करते हैं तो हम जल्द ही कोविड-19 को खत्म कर पाएंगे। कोरोना वायरस दुनिया भर में खतरनाक रूप लेता जा रहा है। इस बीच डब्ल्यूएचओ ने एक बार फिर से दुनिया को चेतावनी दी है। डब्ल्यूएचओ ने आगाह किया है कि कोई गलती मत करना, यह वायरस हमारे साथ लंबे समय तक रहने वाला है। डब्ल्यूएचओ के टॉप इमरजेंसीज एक्सपर्ट डॉक्टर माइक ने इस बात को लेकर चेताया है और साथ में उन्होंने कहा कि जोखिम भरा हो सकता है कि अगर कोई लॉकडाउन को खोलता है या फिर दुनिया में आवाजाही शुरू करता है। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया के लॉकडाउन हटाने को लेकर सावधानी बरतने को कहा है। दरअसल दुनिया के कई देश लॉकडाउन को ढील दे रहे हैं या फिर हटा रहे हैं। डब्ल्यूएचओ ने इसको लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। 2 दिन पहले ही डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने चेतावनी देते हुए कहा था कि इससे भी पूरा वक्त आने वाला है। डब्ल्यूएचओ के निदेशक ने इस बात को लेकर ये नहीं बताया था कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि हालात आगे चलकर और भी बद से बदतर हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डब्ल्यूएचओ शुरुआत से ही कोरोना वायरस के खतरे को लेकर चेतावनी देता आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम पहले दिन से ही चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा एक शैतान है जिससे हम सभी को मिलकर लड़ना होगा। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब इस महामारी के संक्रमित मरीजों की संख्या 21,000 पार हो चुकी है। मंत्रालय के मुताबिक अब तक 21,393 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 681 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 4,258 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में हैं, जहां पर संक्रमित मरीजों की संख्या 5,662 हो चुकी है। मुंबई में कोविड-19 संक्रमण के 431 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से 269 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां पर 2,407 मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 229 मामले और ताजा सामने आए हैं। इसी के साथ में मृतकों का आंकड़ा 103 पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में 13 लोगों की मौत हुई है। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही सूरत, बड़ोदरा और महिसागर के नाम भी सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में 92 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि एक शख्स की आज मौत भी हुई है। दिल्ली में अब तक कुल आंकड़ा 2,248 पहुंच चुका है। वहीं 48 की अब तक कोरोना के कारण मृत्यु हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 113 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक कुल 724 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 1,476 हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मामलों में और भी बढ़ोतरी हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना के 47 नए केस सामने आए हैं। इससे बढ़ोतरी के बाद अब राज्य में कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या 1,935 हो चुकी है। आज आए नए मामलों में सर्वाधिक 20 जोधपुर के हैं। कोरोना से अब तक प्रदेश में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 133 मरीज ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,609 पर पहुंच चुकी है, जबकि सूबे में
अब तक 81 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। वहीं सबसे ज्यादा इंदौर में 53 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना वायरस के संक्रमण से 9 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 264 पर पहुंच चुकी है। हरियाणा में वायरस से मृतकों की संख्या 3 हो चुकी है। तेलंगाना में मरीजों की संख्या 943 हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 224 लोगों की मौत हो चुकी है और 194 लोग ठीक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में मरीजों की संख्या 407 हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 92 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौर से गुजर रही है। कोरोना से मरने वालों की संख्या रोज बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। इस वायरस से अब तक 1,77,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 25,57,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 6,90,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे प्रभावित देशों में अमेरिका में मृतकों की संख्या 45,000 को पार कर चुकी है और 8,19,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 1,738 लोगों की मौत हुई है। हालांकि पिछले दिन की तुलना में इस आंकड़े में थोड़ा सुधार देखने को मिला है और मौतों की संख्या में गिरावट देखी गई है। स्पेन इस संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले देशों की सूची में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है। यहां पर अब तक 2,08,389 लोग इसकी चपेट में हैं और साथ में 21,717 लोगों की इसके कारण मौत हो चुकी है और 85,915 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वैश्विक महामारी के केंद्र चीन में अब तक 82,798 लोग संक्रमित हुए हैं और 4,632 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में अब तक 1,59,315 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 21,340 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना वायरस से 1,50,648 लोग संक्रमित हुए हैं और 5,315 लोगों की मौत हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस को अमेरिका पर हमला बताया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि हम लोगों पर हमला हुआ है, यह साधारण फ्लू का मामला नहीं है, अब तक ऐसा किसी ने नहीं देखा। ट्रंप ने कहा कि पिछली बार 1917 में ऐसा हुआ था। अमेरिका में कोरोना की महामारी को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने अब तक अरबों डॉलर का पैकेज का ऐलान किया जा चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अपने पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम हर एक घटना पर ध्यान रखते हैं और हमें इस परेशानी को दुरुस्त करना होगा। दुनिया में हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, चीन भी हमसे छोटी अर्थव्यवस्था है। ट्रंप ने कहा कि हम लोगों ने इस पिछले 3 साल में बनाया है और अब ये आकर कहें कि आपको इसे बंद करना होगा। हम इसे फिर से खोलने जा रहे हैं। पहले की तुलना में हम और भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों को इसे दोबारा रास्ते पर लाने के लिए पैसे खर्च करने होंगे। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन चुके हैं और उन्होंने चीन में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को पीछे छोड़ दिया है। फेसबुक जियो की डील के बाद में ये संभव हो पाया है। मुकेश अंबानी की वेल्थ में कुल की अब तक आपको बता दें कि 4 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और ये 49 अरब डॉलर हो चुकी है। इस तरह जैक मा से उनकी संपत्ति करीब 3 अरब डॉलर ज्यादा हो चुकी है। मंगलवार तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति में बड़ी गिरावट आई थी और ये 14 अरब डॉलर तक कम हो गई थी और वहीं जैक मा की संपत्ति में कई 1 अरब डॉलर की गिरावट आई थी। टेक दिग्गज फेसबुक के साथ डील की खबरों के बाद में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में बुधवार को शानदार उछाल भी दर्ज किया गया था और ये एक समय तो 11% ऊपर 1375 रुपए पर कारोबार कर रहा था। कारोबार बंद होते समय RIAL का शेयर 9.83% ऊपर था और 1359 रुपए जाकर बंद हुआ। सिर्फ कल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में 90,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था। तो वहीं आज शेयर बाजार की शुरुआत सुस्त कारोबार के साथ हुई और सेंसेक्स निफ्टी लगभग सपाट स्तरों पर ही खुले। कल के कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी शानदार उछाल के साथ बंद हुए हैं और आज बाजार लगभग कल के ही स्तरों के आसपास खुलेगा।
आपको बता दें कि कल की स्थिति के आसपास ही खुला है। हालांकि शुरुआत की तेजी निफ्टी 9,200 के पार निकल गया और सेंसेक्स में 150 अंक से ज्यादा की बढ़त के बाद में 31,500 के ऊपर कारोबार कर रहा था। आज के कारोबार में एनएसआई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 9,235.35 पर खुला था और शुरुआती 15 मिनट के भीतर ये 46.85 अंक यानी कि 0.51% की बढ़त के साथ में 9,234.15 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स में 113.29 अंक यानी कि 0.36% में तेजी आई थी और उसके बाद 31,492.84 पर कारोबार हो रहा था। इस समय तक बीसीआई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स करीब 70 अंक यानी कि 0.22% की हल्की बढ़त के साथ 31,448 पर कारोबार कर रहा था और एनएसआई का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी करीब 30 अंक यानी कि 0.30% की मजबूती के साथ में 9,215 के आसपास कारोबार कर रहा था। हरियाणा के रोहतक जिले के ककराना गांव में एक कैंसर मरीज और उसकी पत्नी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आपको बताएं कि ककराना निवासी 58 वर्षीय व्यक्ति को दिल्ली के निजी अस्पताल में जांच के दौरान कोरोना वायरस की संक्रमण की पुष्टि हुई थी। कैंसर पीड़ित मरीज की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। रोहतक पीजीआई में भी की गई जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं परिवार के अन्य सदस्यों की जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। जिला प्रशासन ने पूरे गांव को सील कर दिया है। अब गांव में हर तरफ गांव के सदस्यों की स्क्रीनिंग होगी। आपको बता दें कि ककराना निवासी 58 वर्षीय व्यक्ति इसी साल दिल्ली के एमटीएनएल विभाग से रिटायर हुए थे। परिजनों ने बताया कि मरीज को करीब 3 माह पहले ही लीवर के पास कैंसर की पुष्टि हुई थी। उसका दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उपचार चल रहा था। 3 दिन पहले जब वो कीमोथेरेपी के लिए दिल्ली के निजी अस्पताल द्वारा कोरोना का भी वहां पर सैंपल लिया गया। दिल्ली सरकार द्वारा चयनित निजी पैथोलॉजी लैब में उनकी जांच की गई थी। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने काबिल तारीफ काम करते हुए कोरोना जैसी महामारी से निपटने में उस पर काफी हद तक ब्रेक लगा दिया है, आज जिसके चलते अब हरियाणा के 10 जिलों में कोरोना का कोई एक्टिव केस नहीं है। अंबाला जिला स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जिला है, जहां भी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जितने भी कोरोना पेशेंट आए थे उन्हें ठीक करके सकुशल घर लौटा दिया है। इस वक्त अंबाला में एक भी एक्टिव केस नहीं बचा है। सिर्फ एक तबलीगी जो कि पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती है, वो भी पूरी तरीके से स्वस्थ है। वहीं हरियाणा के 10 जिलों में कोरोना का कोई एक्टिव केस अब नहीं है। वहीं उस पर ऐसे में अनिल विज ने कोरोना वॉरियर्स को बधाई देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम अच्छा काम कर रही है। कोरोना महामारी के समय में आढ़ती अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, तो सरकार ने पंचायतों के माध्यम से गेहूं खरीद को लेकर अपना काम शुरू कर दिया है। टोहाना की जाखल अनाज मंडी में जाखल सरपंच के माध्यम से खरीद होने पर स्थानीय प्रशासन और व्यापारी आमने सामने आ गए, जिसके चलते प्रशासन के आदेश पर व्यापारियों पर पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए खदेड़ दिया ताकि लॉकडाउन की अवहेलना न हो सके। घटना की जानकारी मिलने पर एसडीएम और डीएसपी उमेश सिंह भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को बातचीत करके उन्हें समझाने की कोशिश की। फरीदाबाद में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से 12 कंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं। इन कंटोनमेंट जोन में पुलिस जहां सड़कों पर खड़े होकर निगरानी कर रही है, तो वहीं आसमान से भी लोगों पर नजर रखी जा रही है। वहीं बाकायदा ड्रोन कैमरों से कंटेनमेंट जोन में यह देखा जा रहा है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना तो नहीं कर रहे हैं। वहीं पूरे देश में कोरोना के कारण लॉकडाउन लागू हो चुका है। ऐसे में लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए सांसद विधायक आगे आ रहे हैं। प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिनके माध्यम से लोगों तक जरूरत के सामान पहुंचाए जा रहे हैं। रीता बहुगुणा जोशी हर तरह से लोगों की मदद कर रही हैं। गाजीपुर में बीते दिनों महुआबाद मस्जिद में मिले 3 और उनके संपर्क में आए दिलदार नगर के 2 कोरोना पॉजिटिव लोगों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। आपको बता दें कि इन सभी को इलाज के लिए वाराणसी भेजा गया था। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रगति कुमार ने बताया कि गाजीपुर में 3 जमाती और उनके संपर्क में आए 2 अन्य लोग जिनका कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और उन लोगों से पहले मोहम्मदाबाद को लेकर उन 1 के हॉस्पिटल में रखा गया था।
जिसके बाद शासन से मिले निर्देशों के क्रम में उन सभी लोगों को वाराणसी मंडलीय अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पर इन सभी का वहां पर इलाज चल रहा था। इलाज के बाद कराई गई जांच में 5 मरीजों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आई है। डॉक्टर प्रगति कुमार ने बताया कि वो खुद इन मरीजों को वाराणसी लेकर गाजीपुर से आ रहे हैं और लोगों के लिए इन सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। बहराइच में कोरोना जांच, 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। 8 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद में डीएम एक्शन में आ चुके हैं और डीएम ने आनंद फानन में आपातकालीन बैठक भी बुलाई। आपको बता दें कि जांच के लिए लगभग 121 लोगों की रिपोर्ट केजीएमयू लखनऊ भेजी गई थी, जिनमें 8 लोगों की कोरोना की पुष्टि हुई है। झांसी में लॉकडाउन के चलते रमजान महीने के संबंध में एसपी सिटी राहुल श्रीवास्तव की अगुवाई में बैठक हुई। इसमें कहा गया कि सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार को मनाएं और घर में ही रहकर इबादत करें। वहीं सभी धर्मगुरुओं ने आश्वासन दिया है कि वो सभी लोगों की अपील करेंगे कि लॉकडाउन का पालन करें और पूजा या इबादत अपने घर पर ही करें। बताया गया है कि किसी को भी धर्मस्थलों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन की अवधि आगे आने वाले त्योहारों पर किसी भी धार्मिक स्थल में आने जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इस दौरान धर्मस्थल के प्रांगण का भी सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी धर्मों के लोगों से अपील की है कि लोग अपने घरों में ही त्योहार मनाएं और सुरक्षित रहें। उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पर पुलिस की निगरानी में डॉक्टरों की टीम द्वारा अनवरत थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। आपको बता दें कि चंदौली में भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है, बावजूद इसके प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी ढील देना नहीं चाहता। इसी क्रम में चंदौली के इलियाना थाना क्षेत्र में स्थित यूपी बिहार बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है और स्क्रीनिंग के अंतर्गत बिहार राज्य से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का टेम्परेचर चेक करके उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में जाने की इजाजत दी जा रही है। जांच अधिकारी यजवेंद्र पांडे ने बताया कि लगातार डॉक्टरों की टीम से 3 शिफ्ट में वहां पर काम किया जा रहा है और जांच करवाई जा रही है। वहीं ये टीम गांव में जाकर भी लोगों की जांच कर रही है। पीलीभीत के गांव विधिपुर में हल्का लेखपाल आदेश कुमार ने गांव के पहुंचकर दारू पीकर जमकर तांडव मचाया। कोरोना 19 के तहत सोशल डिस्टेंस बनाए रखने चाहिए और कर्मचारियों को अपनी सीमाओं के हद में रहने की जरूरत है। समूचे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में हरे भरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। वहीं वन विभाग अब तक इस पूरे मामले पर सुस्त नजर आ रहा है। तो वहीं वन माफिया लाखों रुपए की बहुमूल्य प्रजाति की सौगात, आपको बताएं कि सांगोन पेड़ों की कटाई करके उसकी तस्करी कर लेता है, लेकिन इसकी भनक वन विभाग को नहीं लग पाती। विश्व के सबसे चहेते क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर शुक्रवार को 47 साल के होने वाले हैं। आपको यह भी बता दें कि सचिन ने इस बार अपना बर्थडे नहीं मनाने का फैसला किया है। सचिन तेंदुलकर ने अपना फैसला कोविड-19 महामारी में फ्रंट फुट पर लड़ रहे वॉरियर्स के सम्मान में लिया है। सचिन का यह कदम सच में काफी सराहनीय है। वैसे तो सचिन अपना जन्मदिन हर बार काफी धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने फैसला किया है कि वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं करेंगे। सचिन ने कुछ दिन पहले ही कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही लड़ाई में अपना सहयोग किया था और पीएम केयर्स फंड में 50 लाख रुपए डोनेट किए थे। इसके अलावा वो दूसरे तरीके से भी लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। पूर्व ओलंपियन मिल्खा सिंह ने कोविड-19 सीमावर्ती योद्धाओं पर हमलों की निंदा की है। फ्रंटलाइन योद्धाओं पर बात करते हुए पूर्व ओलंपियन ने अपनी बेटी मोना मिल्खा के लिए अपनी चिंताओं को भी साझा किया है। मोना मिल्खा संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अस्पताल में कोविड-19 के रोगियों का इलाज कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी मोना मिल्खा सिंह न्यूयॉर्क में एक डॉक्टर है, हमें उन पर बहुत गर्व है। वो हमसे रोज बात करती है और हमें खुद देखभाल करने के लिए कहती है। मानसिक स्वास्थ्य पर डब्ल्यूएचओ और दीपिका पादुकोण के बीच में होने वाली बातचीत पर कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के कारण अब रोक लगा दी गई है। दीपिका पादुकोण ने इसकी जानकारी अपने इंस्टाग्राम पेज पर दी है। दीपिका पादुकोण ने कहा कि मुझे आपको ये सूचित करते हुए बहुत खेद हो रहा है कि हमें कोविड-19 के इस संकट के चलते अब अपनी
बातचीत को टालना पड़ रहा है। सुनील ग्रोवर अपनी कॉमेडी के लिए फैंस के दिलों पर राज करते हैं। लॉकडाउन के बीच भी वो अपने फैंस को हंसाने का कोई मौका छोड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। हाल ही में सुनील ग्रोवर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें कैटरीना कैफ नजर आ रही हैं। कैटरीना कैफ की तस्वीर के साथ में उन्होंने उसी तस्वीर का एक स्केच भी शेयर किया है। हालांकि सुनील ग्रोवर ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि स्केच उसने किसके लिए बनाया है। सुनील ग्रोवर इस पोस्ट पर फैंस के मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर अभी तक खुद कैटरीना कैफ ने अपनी कोई बात सामने नहीं रखी है। आपको बता दें कि ये तस्वीर फिल्म भारत की सेट की है, जहां इस फिल्म में कैटरीना कैफ और सलमान खान के साथ सुनील ग्रोवर भी अहम रोल में नजर आए थे। इंडिया फटाफट 100 में अभी के लिए इतना ही। देखते रहो ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।